सबसे पहले आप लोग के माध्यम से सभी बेगूसराय निवासी और बखरी निवासियों को नमस्कार। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि अब चुनाव का समय, चुनाव का दौर आ गया है और बहुतेरे देखा जा रहा है, जैसे आप कल सुने देखे भी होंगे और पत्रकार ये समाचार में आ भी रहा है कि डफरपुर में किसी मंदिर की मूर्ति तोड़ दी गई है और उसमें भी माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने बखरी निवासियों और डफरपुर निवासियों से अपील करना चाहूँगा और विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें। ऐसा कुछ नहीं है, शरारती तत्व का काम है और वो उन्माद फैलाना चाहते हैं। तो इस बात का खासा ध्यान रखना है और किसी भी सूरत में सामाजिक सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगड़ने नहीं देना है। क्या लगता है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह ऐसा किया जाए? एकदम ये सही है, हमेशा से सर ऐसा होता रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बहुत नज़दीक में ही खातोपुर में कांड हुआ था। उसमें भी देखिए होता क्या है कि जो शरारती तत्व होते हैं वो किसी जात किसी धर्म के नहीं होते हैं। उनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत मसला होता है। वो या तो नशे में होते हैं या कहीं ना कहीं से वो प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहला जो है नशे में है तो वो अपने दिमाग में है ही नहीं, अपने कंट्रोल में है ही नहीं, अपने संतुलन में है ही नहीं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस स्थिति में हम सभी समझदार लोग, हम सभी बुद्धिजीवी लोग, हम सभी पढ़े लिखे लोगों का ये दायित्व बनता है कि उस स्थिति में हम अपने में संयम बरतें और सामाजिक माहौल को शांत रखें और एक दूसरे को समझाकर बुझाकर माहौल को शांतिपूर्वक बना के रखें। लेकिन अक्सर देखा जाता है सर, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा पर ही इस तरह का जो है कांड किया जाता है। कहीं ना कहीं देखिए ये जो धर्म है, धर्मवाद हो गया। कहीं ना कहीं कुछ नेता ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ाएं, हिंदू मुस्लिम या जो भी है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। जो भी हमारे देवता जितने पवित्र हैं उतने ही मुस्लिम के कुरान भी पवित्र है, उतने ही सिख के जो भी हैं बाबा साहब उनका वो भी उतने ही पवित्र हैं और जो हमारे गॉड हैं वो भी उतने ही पवित्र हैं। तो किसी भी धर्म, चूँकि भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष हमेशा से सर्वधर्म संपन्न रहा है और हमेशा से सभी धर्म को इक्वल समानता के नज़र से देखता है। तो हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म का बात नहीं होना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, इंसान की तरह रहना चाहिए। बखरी से सर आप भी जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं, बखरी की मूलभूत समस्या क्या देख रहे हैं सर? सबसे पहले बहुत मतलब ये सुन के और चौंक जाएंगे। आप भी पत्रकार हैं, आप भी घूमते होंगे, सुन के और देख के चौंक जाएंगे कि परसों मैं बागवान में था, बरेवा में था, तो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो दलित के बच्चे हैं, उनके तन पे कपड़ा नहीं है साहब। अभी भी तन पे कपड़ा नहीं है। कपड़ा है तो कपड़े में बटन नहीं है। खाली पैर बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल जो जा रहे हैं बिना चप्पल के जा रहे हैं। तो ये कितनी दुखद बात है। ये हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को और बखरी, खासकर बखरी के लोगों के लिए शर्म की बात है और बखरी के जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है कि आज़ादी के बाद से वहाँ का सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रहा है और अनुसूचित जाति के बच्चे अभी भी नंगे पांव और नंगा बदन इधर से घूम रहे हैं। क्या लगता है सर, वहाँ के लोगों का जो अनुसूचित जाति के वोटर हैं उनका उपयोग सिर्फ वोट के लिए क्या गया, विकास नहीं दिया गया? एकदम सही बात। अभी भी कच्चा मकान में रह रहे हैं, फूस के झोपड़ी में रह रहे हैं घर। ये देखने की बात है, हम कह रहे हैं ऐसा कुछ देखने की बात है। फूस के घर में रह रहे हैं, मिट्टी का दीवार भी नहीं है, फूस के घर में रह रहे हैं। जब मैं वहाँ गया तो लोग खटिया निकाल के दिए। उनका भाव देखिए, उनको ये नहीं लगा कि नेताजी है, उनको ये लगा कि डॉक्टर साहब आए कुछ बात करेंगे। और सही में हमने बात किया और वो लोग से जब वार्तालाप किए, जब उन लोगों से विचार मंथन किए, तो मतलब मेरा जो है कि मेरा रूह कांप गया, मेरा गला भर आया कि देखिए एक मैं भी दलित समाज से हूँ और ये भी दलित समाज से हैं। एक मेरी स्थिति क्या है और इनकी स्थिति क्या है। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या सरकार की नीति सर रही या वहाँ के जनप्रतिनिधि की उदासीनता रही? देखिए सबसे पहले सरकार की जो नीतियाँ हैं वो उनके लिए हमेशा से गलत है। उनके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको सही तरीके से, चाहे जो भी रूप में हो, सही तरीके से उन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है।
चाहे वो बीच में जनप्रतिनिधि कुछ गड़बड़ कर रहे हो या सरकार नहीं चाहती है कि उनका विकास हो, कि कल को हमको वोट कौन करेगा। उनको कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर शिक्षित हो जाएगा जनता तो वोट करना मुझे छोड़ देगा। तो मैं वोट की राजनीति नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि दलित का बच्चा भी शिक्षित हो और वो भी मुख्य धारा में जुड़े। मेरा बस सरकार से और अभी के वर्तमान प्रतिनिधि से ये मांग है, और जो अभी तक रह चुके हैं उनसे मैं कहता हूं कि अनुसूचित जाति का जो शिक्षा दर है बकरी में इतना कम क्यों है। सर आप भी एक भावी प्रत्याशी हैं, आपका पर्सनल मुख्य एजेंडा क्या होगा? मेरा सबसे पहला एजेंडा जो बकरी वासियों के लिए होगा वो बकरी के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, शिक्षा में अभी मैंने बात किया है, मैं ये वोट की राजनीति नहीं कर रहा। मैंने अभी उनसे बात की, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात किया हूँ कि पंचायत लेवल पर एक मैं उस बच्चे को रखने जा रहा हूँ, सोमवार से वो लागू हो जाएगा, उस बच्चे को रखने जा रहा हूँ जो +2 ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, उसको भी नौकरी नहीं मिली है हर पंचायत से। और जहाँ भी गरीब के बच्चे हैं, जो दलित के बच्चे हैं, उसको वो सुबह और शाम ट्यूशन पढ़ाएगा और उसकी जो पेमेंट है हमारी जागो गांव एनजीओ करेगी। तो ये मैं करने जा रहा हूँ और ये चुनावी वायदा नहीं है, मैं ये जागो गांव एनजीओ की तरफ से मैं करवा रहा हूँ। चूंकि मैं उसकी जो स्थिति देखा हूं, जो दलित बच्चों की स्थिति, सर वो बात करने को तैयार नहीं है। बड़ा बच्चा बात करने को तैयार नहीं है, उसको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमको सामने वाले से बात करना चाहिए। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता जीवन स्तर, और दूसरा शिक्षा, और तीसरा स्वास्थ्य। सर क्या लग रहा है बकरी नावकोठी में जिस तरह मंदिरों को तोड़ा गया, आप कह रहे हैं चुनावी रंजिश हो सकता है, किनके द्वारा इस तरह का काम किया जा सकता है? मैं पहले भी बता चुका हूं, किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी पे भी आक्षेप लगाना ये गलत बात है, मैं उस पर विश्वास नहीं रखता। मैं बोल रहा हूं कि शरारती तत्व हैं, कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आकर या अपने पर आपा अपना खोकर या अपना संतुलन बिगाड़ कर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो किसी पर आक्षेप लगाने से पहले मुझे उस लोगों को ढूंढना है जो लोग ये कर्म किए हैं, जो लोग ये कांड किए, उनको पकड़ना। आखिर मसला क्या है? तो किसी पे मैं आक्षेप नहीं लगा रहा। समाज के ही लोग एकदम, चूंकि इंसान है तो इंसान तो समाज में ही रहते हैं, तो समाज के ही लोग होंगे। क्या करेंगे आगे इस पे तो मैं अपने सभी निवासियों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से और सभी बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा कि आप सौहार्दपूर्ण माहौल जो जनता में है, जो समाज में है, उसको बनाने में सफल रहें, उनको समझाएं, बुझाएं और किसी भी स्थिति में धार्मिक उन्माद पैदा होने ना दें। जनसुराज के द्वारा अभी तक कैंडिडेट का क्लियर लिस्ट नहीं हो पा रहा, समय लिया जा रहा है उसमें ज़्यादातर, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? कैंडिडेट तो दावेदारी बहुत ज़्यादा। हाँ, सही बात। जनसुराज एक बहुत अच्छा विकल्प है अभी बिहार के लेवल पे, और जो कैंडिडेचर की बात है तो जहाँ तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी का भी मानना है और कहना है कि बहुत जल्दी सब पार्टियों से पहले हमारे जनसुराज का लिस्ट आ जाएगा। और जहाँ तक दावेदारी की बात है तो मैं डॉक्टर संजय कुमार पासवान बकरी से प्रबल दावेदारी के रूप में अपने आप को पेश कर रहा हूँ और जनसुराज से मैं आगामी विधानसभा में चुनाव भी लड़ूंगा। एक समस्या बकरी की है सर, सबसे बड़ी समस्या रोजगार की। वहाँ के अधिकांश आबादी पलायन करते हैं दूसरे राज्य में, तो उस पर क्या? देखिए, सबसे पहली बात, पलायन का जो संबंध है, जीविकोपार्जन के लिए जो पैसे की कमी है उसके लिए है। तो अगर कोई भी सरकार किसी भी जनता को जो बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, अगर उनको यहीं रोजी रोटी दे दिया जाए, उसका सुविधा कर दिया जाए, तो हमारी जनता पलायन से बचेगी। तो अभी जो ITI के माध्यम से हमारी जनसुराज यही कह रही है कि साहब सबसे पहले विदिन 3 मंथ जो 50 लाख बिहारी हमारे बाहर गए हुए हैं, 3 महीने के अंदर एक अलग से मंत्रालय बना के उनको मैं बिहार लाऊंगा और यहीं उनको 15 से 20 हज़ार की नौकरी मैं यहीं दिलवाऊंगा। तो उसमें उस संदर्भ में ये समझना होगा कि वो कैसे होगा, क्योंकि जो हमारे भाई बाहर जा रहे हैं वो क्या काम करते हैं, या तो टाइल्स लगवाते हैं, या तो इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं, या प्लम्बरिंग करते हैं। तो ITI के माध्यम से उनको यही प्रशिक्षित किया जाएगा, और चूंकि यहाँ भी उसको किया जाता है और यही काम उनको दिला के